स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओमेगा साइंस में। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और साइंस उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आजकल साइंस से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो या कोई भी स्टेट ओरिएंटेड स्टेट का आपका कोई भी पीसीएस हो गया, कोई भी एग्जाम है, वहां पर साइंस एक अच्छे लेवल पर पूछी जा रही है। कि वो टाइम गया जब रटे रटाए क्वेश्चन आपके सामने रख दिए जाते थे, परोस दिए जाते थे। एग्जामिनर आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता है। तो ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि ताकि आपको साइंस के सभी हॉट टॉपिक्स एकदम कंसेप्चुअल और लॉजिकल तरीके के साथ करवाया जाए। टॉपिक को करवाने के बाद एक सीरीज आपके पास आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जहां पर भारत के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सोल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा। उनको आपको सोल्व करके दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा भौतिक विज्ञान से, यानी कि फिजिक्स से हमारा टॉपिक है मोशन का। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर जो साइंस से बैकग्राउंड से स्टूडेंट है वो भी इस टॉपिक के अंदर मात खा जाते हैं। तो आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए तो इससे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, हम कब बोल लेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है दोस्तों? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, मान लो उसके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और वो स्टेशनरी हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी पोजीशन को क्या करता है, वो चेंज करता है, तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, आपका मोशन के अंदर है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं कर रहा, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट के अंदर है। ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, जिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, उनके अंदर मोशन नहीं होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? तो दोस्तों एक और बात, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होगा, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन के अंदर है, तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई पाथ लेंथ को जरूर कवर करेगा, किसी ना किसी पाथ लेंथ को वो जरूर कवर करेगा अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। तो वहां से हमारे पास दो टर्म निकल के आते हैं, यानी कि वो कोई ना कोई दूरी तय करेगा। हमारे पास यहां से दो टर्म्स निकल के आती हैं, वो टर्म्स हमारे पास हैं। सबसे पहली टर्म हमारे पास है डिस्टेंस और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों की दो टर्म देखने में एक जैसी लग रही है, क्योंकि स्पेलिंग से नहीं, स्पेलिंग पे मत जाओ या फर्स्ट लेटर पे मत जाओ, देखने में एक जैसी लग रही है कि ये भी दूरी और ये भी दूरी ही है, एक तरह से बिल्कुल सही हो आप, दूरी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जब मोशन के अंदर है तो एक्चुअल में जो पाथ लेंथ उसने कवर की है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद दूसरी अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो इसकी और प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये तो आपने नई टर्म सुना दी, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो फिजिक्स के अंदर और मैथ के अंदर हमारे पास दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी आपके पास वो क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी आपके पास वो क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि वो क्वांटिटी किसी डायरेक्शन को शो नहीं करती, वो सिर्फ अपने अंदर एक मैग्नीट्यूड रखती है, अमाउंट रखती है। कोई सपोज करो एग्जांपल के लिए जैसे 5 किलोग्राम, 5 किलोमीटर, ठीक है, या फिर
200 डिग्री सेल्सियस, ये सब अपने अंदर एक मैग्नीट्यूड को रखे हुए हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑलवेज पॉजिटिव, कि आपका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन के अंदर है, ऐसा मत बोलना कि गुरुजी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब कहाँ का डिस्टेंस पॉजिटिव, तब तो जीरो रहेगा। हालांकि जीरो एक पॉजिटिव वैल्यू है, मैं मानता हूं बात, लेकिन मैंने नीचे एक और लाइन लिखी है कि कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, कि आपका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, आपका डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। डायरेक्शन का इसमें कोई खेल नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ पाथ लेंथ जो कवर की है ऑब्जेक्ट ने उसके ऊपर डिपेंड करता है बस। डायरेक्शन का इसमें कोई खेल नहीं है। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। अब अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि विस्थापन की, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन पाथ लेंथ जो कवर करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आप बोलोगे गुरुजी ये क्या बात हुई, ये भी तो यही कर रहा था। जी नहीं, फर्क है दोनों में। फर्क क्या है? फर्क है डायरेक्शन का। क्योंकि मैंने यहां पे एक लाइन लिखी है स्ट्रेट लाइन, कि ये जो दो पॉइंट्स के बीच का गैप है ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। इनके बीच में लाइन कैसी रहेगी? स्ट्रेट रहेगी। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर डायरेक्शन का खेल आ जाता है बच्चों। वहां खेल किसका आ जाता है? डायरेक्शन का। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये वो पॉइंट्स है जहां से हर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में से पक्का या तो क्वेश्चन डालेगा या उसके ध्यान को वो आकर्षित करता है कि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर है या वेक्टर नहीं है, स्केलर है या स्केलर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होती है। ये आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी आपकी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है आपकी। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट किन बातों पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट आपकी दो बातों पे डिपेंड करती है, वो ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइनल पोजीशन में से अगर आप इनिशियल पोजीशन को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास रिजल्टेंट जो आएगा वो आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। एक और यहां पर बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा। क्योंकि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन गैप। मैं ना यहां डिस्टेंस बोलूंगा ना डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, दो पॉइंट्स के बीच का गैप जो कि स्ट्रेट लाइन में है और शॉर्टेस्ट है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। इस एग्जांपल की हेल्प से आप बहुत ही अच्छी तरह समझ पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। देखिए, सपोज करें कि यहां पर ये जो ओरिजिन मैं मान के चलूंगा इसको, ओ पॉइंट को ओरिजिन मान लिया मैंने। यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलता है और कहां तक जाता है? पॉइंट ए तक। यहां से चला और यहां पॉइंट ए तक गया। मैंने मान लिया कि इनके बीच का गैप क्या है? 4 मीटर है।
अब यही ऑब्जेक्ट दूसरे तरीके से इस पॉइंट ए तक कैसे पहुंचता है कि वो पहले बी पे गया और बी पे जाने के बाद पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर यहां से उसने डायरेक्शन चेंज कर ली डाउनवर्ड, पहले बी पे गया और फिर बी के बाद कहां आया, ए के पास। मान लो बी और ए के बीच का गैप कितना है, 3 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है आपके पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, ओबी कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 9 + 16 25 और ओबी आपके पास हो जाएगा 5। तो ये ओबी कितना आ गया आपके पास, 5 मीटर। आपको अभी ये चीज पता चल जाएगी कि शॉर्टेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ये शॉर्ट होता है, डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा ये। अगर किसी जगह पे किसी पाथ लेंथ के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मौजूद हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो अगर आप यहां से यहां तक, क्योंकि मैंने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन ये, गैप कितना दोनों के बीच का, 4 मीटर। लेकिन यहां पे देखो आप, पहले ये जो ऑब्जेक्ट था ओ से बी पे गया 5 मीटर, फिर बी से ए पे आया 3 मीटर, 5 + 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 मीटर। और ये हमारा, हमने तो रिजल्टेंट देखना है ना, हमने तो ए पॉइंट पे पहुंचना है, तो हम ए पॉइंट पे यहां डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं ओ से ए। तो ये कितना है, 4 मीटर। तो ये आपका क्या है, शॉर्टर है एज कंपेयर टू 8 मीटर। तो हमेशा आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, छोटा रहेगा, किससे, डिस्टेंस से। यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट अगर हो? आपको कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं। हालांकि मैं इस टॉपिक को, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के टॉपिक को मैं बाद में करवाऊंगा, जिसमें सभी जो भी फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में यूज की जाती है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, आपको अलग से लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। फिलहाल आप थोड़ा सा देख सकते हो। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास होती है मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, प्रेशर, स्पीड एटसेट्रा, और भी बहुत सारी हैं। लेकिन इनमें आपको देखने को एक कॉमन चीज मिलेगी कि इन सभी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इनके अंदर डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हमारे पास एग्जांपल लिया है मैंने, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। देखो फोर्स, आप कोई ना कोई, किसी ना किसी अमाउंट में फोर्स लगाओगे और किसी ना किसी डायरेक्शन में भी लगाओगे फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये भी अपने अंदर क्या रखते हैं, डायरेक्शन रखते हैं एक पर्टिकुलर। तो ये हमारे पास क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अभी मैं बात करता हूं थोड़ा सा और इसको डीपली एक्सप्लेन करता हूं, डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पे हमने जाना है पॉइंट ओ से, यानी कि ओरिजिन से पॉइंट ए तक जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ओ से ए तक गए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी। हाँ, एक और चीज, वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, वेक्टर को, क्वांटिटी को, उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन यानी कि एक एरो, छोटा सा एरो डाला जाता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो वेक्टर क्वांटिटी का जो भी सिंबल है उसको लिख के और उसको ऐसे मोड्स में बंद किया जाता है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ओ ए, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा वो ओ ए हो गया। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मैग्नीट्यूड किसका, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वेक्टर की बात, डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं। बस आपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, आपने ये नहीं देखना कि मैं क्या सिंबल यूज कर रहा हूं, बस आपने दिमाग में रखना है कि मैं एक्चुअली समझाना क्या चाह रहा हूं।
तो O से C प्लस फिर C से B फिर B से A, यानी कि इनके गैप को अगर आप ऐड करोगे, मान लो ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, इन सभी को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों गुरुजी? क्योंकि देखो भाई O से C तक कोई ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसने ले ली, उसके बाद C से B इस पॉइंट पे आके इसने क्या कर दी, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये वेक्टर तो नहीं है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं है, तो क्या है फिर, ये डिस्टेंस है गुरुजी, ये क्या है, डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे आपने कहा जाना है, O से C पे जाना है, तो O से हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है O, फाइनल पॉइंट क्या है हमारा C, तो क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो O से आपके पास ये जो गैप आया ये क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, पॉइंट C पे पहुंचने का, पहले मैं O से A तक गया, फिर A से B पे आया और फिर B से C पे गया, यानी कि डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, OA प्लस AB प्लस BC, ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस में आजकल फंसा रहा है, आजकल बच्चों को ये देखने की चीज है, इस क्वेश्चन में आपको पता लगेगा एग्जामिनर किस तरह के घुमा करके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। वो आपको एक सर्कल दे देगा, उसमें रेडियस दे देगा, कुछ भी दे दी उसकी, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी दे दिया, रेडियस दे देगा और बोल देगा कि ये जो पॉइंट ए है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट जो है चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, जहां पे टाइम t इज इक्वल टू आपका 0 है, मतलब यहां से टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि ओरिजिन पे यहां से टाइम स्टार्ट होना शुरू हुआ, और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुंचा तो टाइम कितना हो चुका था, 10 सेकंड हो चुका था, और फिर यहां तक 10 सेकंड, यहां तक अगर उसकी जो स्पीड घूमने की ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है, तो यहां से यहां तक भी 10 सेकंड ही लेगा वो, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 सेकंड। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि बताओ ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहां फंसता है बच्चा, क्योंकि वो स्टेटमेंट में ही उसका ध्यान जो है पूरा का पूरा पजल हो जाता है। कुछ एग्जाम सेंटर में अगर आप बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो वैसे ही आपकी नर्व्स जो हैं वो तेज चलती हैं। तो भाई जब ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट है ऑब्जेक्ट का ए, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ऑब्जेक्ट का ए है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गई, पोजीशन दोनों की क्या हो गई, सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों आपके क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो यहां से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा गया और दोबारा वैसे ही वैसे उसी रास्ते से वो वापस आ गया, उसी पॉइंट पे आ गया, तो जितना वो पॉजिटिव में गया था उतना ही वो क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, 0। यानी कि जैसे मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये ऑब्जेक्ट ओ से ए पे गया, 4 मीटर पॉजिटिव में गया, ये अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूं तो 4 मीटर पॉजिटिव में गया, और ऐसे ही दोबारा ए से दोबारा ओरिजिन पे आ जाता है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना वो, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4 मीटर, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। यानी कि आपने अपने दिमाग में एक बात बिठा के रखनी है डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर, कि अगर ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम ही है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 रहेगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपका, 0 रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0। स्टूडेंट कैंडिडेट
जो भी वो स्टेटमेंट में ही उलझ के रह जाता है, उसको पता नहीं चलता कि खेल खत्म हो चुका है, अब फिनिश होते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है कब और कैसे जीरो और नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इस रेफरेंस एक्सिस से, एक्स एक्सिस मैंने एक रेफरेंस एक्स डायरेक्शन में ले लिया, वाई एक्सिस वाई डायरेक्शन में ले लिया। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का 2D मोशन जो है कंसीडर कर रहा हूं। सपोज करो ऑब्जेक्ट मेरा ओरिजिन ओ पे था, ठीक है, और ये मेरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट ने जैसे ही 2D में इसमें चलना स्टार्ट किया, 2 डायमेंशन में, तो ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ए पे पहुंचता है। पॉइंट ए पे पहुंचने पे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट आ गया, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, ओ से ए तक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ए से बी तक गया, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट अभी भी स्ट्रेट लाइन चल रहा है हमारा, ओ से बी तक ये भी स्ट्रेट लाइन है, 10 यूनिट हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर पॉइंट सी पे गया, 15 यूनिट हो गया। अब सडनली इस ऑब्जेक्ट को, सपोज करो ये कार थी, इसके ड्राइवर को याद आया कि भाई मेरे को कोई सामान वापस घर से लेके आना है, वो भूल गया कोई, तो ये उसी रास्ते से, सेम इसी पाथ से ये क्या करता है, उसी डायरेक्शन में, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री पर इसने उस डायरेक्शन को पकड़ लिया, तो ये दोबारा से ओरिजिन पे आ गया। यहां तक तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, पॉजिटिव जा रहा था, 15, यानी ये 15 यूनिट पॉजिटिव में चला गया था यहां तक, लेकिन इसने दोबारा ओरिजिन पे आ गया। अब कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, तो अब 0 डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, दोनों सेम हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट ने क्या किया, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस का जो 2 डायमेंशनल रेफरेंस है उसके अंदर इसने चलना शुरू कर दिया। तो ए डैश पॉइंट पे पहुंच गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से -5 यूनिट चला गया ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन को हम क्या करेंगे, फाइनल में से माइनस कर देंगे। तो फाइनल क्या है हमारी, -5 यूनिट, और इनिशियल क्या है 0, तो कितना आ गया, 5 यूनिट माइनस के हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये 10 सॉरी बी डैश पे चला गया हमारा, तो बी डैश पे जाकर के कितना हो गया, 10 यूनिट, तो क्या हो जाएगा, वही सेम इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे किसमें से, फाइनल में। इनिशियल पोजीशन तो आपका 0 ही है, और फाइनल पोजीशन क्या है आपका, -10 यूनिट, तो रिजल्ट क्या आएगा, -10 यूनिट। तो इस प्रकार से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, 0 होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित जो भी कंफ्यूजन थे वो दूर हुए हो, तो मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और एक बात, जैसे ही ये मोशन टॉपिक कंप्लीट होगा, तो मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा वो आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।